गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पहला लेक्चर यूट्यूब में डालने के बाद हम लोग दूसरा लेक्चर आज डाल रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें। वहां पर हमने बहुत सारे टर्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको समझ जाइएगा तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। और आप उस लेक्चर में जरूर अपना कमेंट यानी प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आ रहा है बच्चों का कमेंट है कि सर विजुअलिटी उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा साउंड डिस्टर्ब है। तो आज हम लोग साउंड को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और जो विजिबिलिटी है वो आपको ऐसा ही हो पाएगा, तो ज्यादा चिंता ना करें। अगर आपको कोई लाइन देखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप जरूर है कि जो आपको पीडीएफ में नोट्स भेजा गया है उस नोट्स को देखें, सामने रखें और फिर पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले जो हम लोग का हेडिंग देख रहे हैं आप, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म को हिंदी में मेंडलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेंडलिज्म को? मेंडलवाद। तो छोटू अगर आपसे पूछे कि मेंडलवाद क्या है तो बोल रहे हैं कि मेंडल द्वारा जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंट किया गया यानी प्रयोग किया गया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया, उसी को हम लोग मेंडलवाद कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडलवाद क्या है तो आप यही कहिएगा कि मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग और उससे जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, उसी को हम लोग मेंडलवाद कहते हैं। और फिर आप देख रहे हैं छोटू, हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं मेंडल के बारे में। बोर्ड से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन नीट से उम्मीद है कि नहीं आता है। जिस लाइन को हम स्टार मारे हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बोले छोटू मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी को हुआ था। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने जो काम किया वो गार्डन पी पर काम किया था और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम होता है। जबकि एक प्रकार का और पी होता है, उसको हम लोग स्वीट पी कहते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि मेंडल किस मटर पर काम किया तो आप बताएंगे कि गार्डन पी पर काम किया। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम यानी बॉटेनिकल नाम पाइसम सेटाइवम है। मेंडल जिस एक्सपेरिमेंट को किया उस एक्सपेरिमेंट का एक नाम दिया गया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यानी मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया उस एक्सपेरिमेंट का एक नाम दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अगर बोले कि कब से कब तक किया तो 1856 से लेकर 1863 तक किया, यानी कुल मिलाकर 7 साल इन्होंने काम किया। लिखिए दिए होंगे छोटू नीचे कि कार्य करने की अवधि 7 वर्ष, कार्य करने की अवधि 7 वर्ष। फिर बोल रहे छोटू 1865 ईस्वी में लोकल मैगजीन जिसका नाम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरन था, इसमें प्रकाशित कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ पेपर आता है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, उसी प्रकार जो ऑस्ट्रिया में पेपर आता था, नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बरन। इसी में 1865 ईस्वी को प्रकाशित कर दिया गया। फिर बोलना चाह रहे छोटू कि 1866 ईस्वी में एक बुक लिख दिया गया और उस बुक का नाम है एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी मेंडल ने जो भी वर्क किया उन सारे वर्क को एक बुक के अंदर पब्लिश कर दिया और उस बुक का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक बुक में प्रकाशित कर दिया। फिर बोल रहे छोटू 1884 ईस्वी में मेंडल का निधन हो गया बिना किसी प्रसिद्धि के। इतना बड़ा आज हम लोग उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन मेंडल साहब को पता नहीं था कि हमको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी छोटू 1884 ईस्वी में मेंडल का निधन हो गया बिना किसी उपलब्धि या ख्याति या प्रसिद्धि, आप जो बोले। छोटू आगे वाला बात यह है कि 1900 ईस्वी में यानी 1900 में पुनः 3 साइंटिस्ट इसी बात को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया, फिर से प्रकाशित किया। वो कौन कौन साइंटिस्ट थे ये जरूर याद रखिएगा। एक का नाम ह्यूगो डिब्रीज जो हॉलैंड के थे और हॉलैंड को आज के दिनों में हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। जो दूसरा साइंटिस्ट है उसका नाम कॉरेंस है और ये साइंटिस्ट जर्मनी के थे। और जो तीसरा साइंटिस्ट थे सेरमैक और ये ऑस्ट्रिया के थे। अगर छोटू हम बोलें कि मेंडल का जो भी हाइपोथेसिस था या कंक्लूजन था उनको अगर लॉ में किसी ने कन्वर्ट किया तो उनका नाम कार्ल कॉरेंस है और वो साइंटिस्ट जर्मनी के थे। तो छोटू हम लोग अब तक ये एक नजर में देख रहे थे हिस्ट्री। फिर से हम बोलना चाह रहे हैं कि जो मेंडल साहब है इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ, काम गार्डन पी पर किया, साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। और छोटू ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है ये 7 साल तक किया, यानी मेंडल ने जिस काम को किया उसका एक नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट।
कितना साल किया? 7 साल, 1856 से 1863। ये बात जरूर याद रखिएगा। फिर बोल रहे हैं कि 1865 ईस्वी में एक लोकल मैगजीन में प्रकाशित कर दिया गया। उस लोकल मैगजीन का नाम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रेन था। फिर बोल रहे छोटू 1866 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित कर दिया गया और उस बुक का नाम एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक बुक में प्रकाशित कर दिया गया। 1884 ईस्वी में बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी ख्याति के उनका क्या हो गया? निधन हो गया। 1900 ईस्वी में पुनः 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिब्रीज जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे और सेरमैक जो ऑस्ट्रिया के थे। छोटू लिखा हुआ है टी, आगे साइलेंट है। सेरमैक ऑस्ट्रिया के थे, जो तीनों इंडिपेंडेंटली इस वर्क को पुनः पब्लिश किया। तो छोटू इसके लिए इन तीनों को किनको हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक नाम है ह्यूगो डिब्रीज, दूसरा साइंटिस्ट है कार्ल कॉरेंस और जो तीसरा साइंटिस्ट है सेरमैक। इन तीनों को रीडिस्कवरर कहा गया। क्या कहा गया? रीडिस्कवरर, यानी फिर से खोज करने वाला। जबकि इन तीनों को रीडिस्कवरर कहा गया और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो ये हिस्ट्री था इनके बारे में। और फिर हम आपको आगे बोलना चाह रहे हैं कि मेंडल ने 7 यानी 7 शुद्ध वंश क्रम कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर मेंडल ने 7 प्योर कैरेक्टर। अगर हम बात करें ट्रेट कितना है तो 14 आपको बताए थे। छोटू कैरेक्टर के वेरिएंट फॉर्म को ट्रेट कहते हैं, पहला लेक्चर में जरूर आप देखें। बोल रहे मेंडल ने 7 शुद्ध वंश क्रम यानी 7 कैरेक्टर, या अगर ट्रेट बोले तो 14 ट्रेट का अध्ययन किया। नेक्स्ट छोटू अगर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ये हिस्ट्री था। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन बनता है यहां से। जो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंडल के सफलता के राज। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? मेंडल के सफलता के राज कि मेंडल का क्या रीजन था कि इतना बड़ा सफल साइंटिस्ट कहलाया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई मेंडल सक्सेस क्यों हो गया, तो छोटू उसका आंसर बिहार बोर्ड में आपको पूछता है 2 नंबर में, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। पहला बात, मेंडल ने जो काम किया वो लार्ज सैंपलिंग साइज यानी मटर पे काम किया। कभी भी 2-4 मटर पे काम नहीं किया उन्होंने। बहुत सारे खेतों पर, मतलब अपने खेतों में बहुत सारा मटर लगाया और उन पर एक्सपेरिमेंट किया। यानी हम आपको बोले तो कैसा सैंपलिंग साइज लिया? लार्ज सैंपलिंग साइज। हिंदी में क्या बोलते हैं? नमूने का बड़ा आकार लिया। दूसरा बात बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिक्स का प्रयोग किया। यानी छोटू हम हिंदी में बोले तो गणितीय व सांख्यिकी रूप में इसको क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकल स्टैटिक्स का प्रयोग किया, या आप बोल सकते हैं गणितीय व सांख्यिकी का इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। फिर बोले छोटू जो रिजल्ट को बहुत ही मेटिकुलस रखा। मेटिकुलस का मतलब ये है कि जैसे आप लोग एग्जाम के समय पढ़ने बैठते हैं, कॉपी पेज पलटते हैं और आपको लगता समझ में नहीं आता, आप कॉपी पेज को सीधा मोड़ते हैं और आप सीधा एकदम मोड़ मार के सो जाते हैं। तो छोटू उसी प्रकार से क्या बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने रिजल्ट को उस प्रकार से काम नहीं किया, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, रिजल्ट को बहुत गहन अध्ययन किया, बारीकी से देखा। और चौथा बात ये भी था कि मेंडल भाग्यशाली था, उन्होंने जिस कैरेक्टर का अध्ययन किया उसका जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। अगर एक क्रोमोसोम पर था तो वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट था। यानी छोटू अगर हम बोले कि मेंडल के सफलता के राज क्या क्या है, व्हाई मेंडल सो सक्सेस, तो आंसर है छोटू पहला बात लार्ज सैंपलिंग साइज। अगर हम आपको इस बात को समझाएं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे बैठे हुए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपको क्या खाना पसंद है, तो जो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे हैं वो कहना पसंद करेंगे कि सर मुझे पानी पूरी पसंद है, मुझे समोसा पसंद है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपको समोसा पसंद है तो बिहार के ज्यादातर लोग समोसा ही खाते होंगे, पानी पूरी ही खाते होंगे? तो यानी छोटू ये सर्वे अगर आप करेंगे तो हो सकता है गलत, लेकिन आप ज्यादातर लोगों में सर्वे करेंगे, आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि बिहार में जो है भात दाल चोखा खाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो उसी प्रकार मेंडल कभी भी 2-4 मटर पे काम नहीं किया, इन्होंने जब भी काम किया तो लार्ज सैंपलिंग साइज लिया। फिर आपको बोल रहे छोटू इन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने के कारण जो डेटा था उसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से लिख पाया। तीसरा बात बोलना चाह रहे छोटू रिजल्ट को मेटिकुलस रखा, मतलब रिजल्ट को बहुत ही बारीक से रखा, बारीकी से अध्ययन किया, बहुत ही उसमें सतर्कता बरता। और चौथा बात बताया छोटू कि मेंडल भाग्यशाली था, उन्होंने जिस कैरेक्टर का अध्ययन किया वो अलग अलग क्रोमोसोम पर था। अगर सेम क्रोमोसोम पर था भी तो वो दूरी पर था।
यही बात लिखा हुआ है कि मेंडल भाग्यशाली था, उन्होंने जिस 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया वह जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित था, अगर एक क्रोमोसोम पर था भी तो बहुत दूरी पर था। जबकि छोटू जो 5वां लाइन लिखे हैं हम कि मेंडल एक समय में केवल 1 या 2 कैरेक्टर का अध्ययन किया। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप एक साथ 2 से 4 कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि छोटू हो सकता है आपस में ही आप फंस जाएंगे। तो मेंडल जब भी अध्ययन किया एक समय में केवल 1 या 2 कैरेक्टर का अध्ययन किया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि मेंडल वाई सक्सेस, मेंडल क्यों सफल हो गया। तो आंसर क्या बताया आपको छोटू? पहला बात क्या बोले छोटू? लार्ज सैंपलिंग साइज। दूसरा बात क्या बोल रहे थे छोटू? कि उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। फिर बोल रहे हैं कि बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। चौथा बात बोले भाग्यशाली भी था, जिन कैरेक्टर का अध्ययन कर रहा था वो अलग अलग क्रोमोसोम पर उनके जीन प्रेजेंट थे, अगर एक क्रोमोसोम पर वो जीन प्रेजेंट था भी तो वो दूरी पर था, इसलिए मेंडल को लिंकेज नाम का कोई शब्द नहीं मिला। नेक्स्ट, मेंडल एक समय में केवल 1 या 2 कैरेक्टर का अध्ययन किया। अगर आगे आपको बताएं छोटू, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना? एक सवाल ये भी बनता है, बिहार बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। तो छोटू सुनिए, पी प्लांट जो है उसको आसानी से खेती किया जा सकता है, उसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो पहला बात क्या बोले? पहला बात बोले छोटू कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों का होता है। यानी अगर मान लीजिए छोटू मेंडल 25 के होते और वो मटर के बजाय आम के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया होता तो एक जनरेशन देखने में 25 साल गुजर गया होता। मेंडल 25 के बाद 50 साल का हो गया होता। फिर अगर दूसरा जनरेशन देखता तो 50 से 75 हो गया होता। तीसरा जनरेशन देखते तो वो 75 से 100 हो गए होते और ये दुनिया से विदा भी हो गए होते। तो यानी मेंडल साहब ऐसा प्लांट को चुना जिसका लाइफ स्पैन कम था। यानी आप जितना ज्यादा उसका लाइफ साइकिल देखेंगे, जितना ज्यादा जनरेशन देखेंगे तो उतना ज्यादा आप उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेंडल जो है सबसे पहला बात छोटू मटर को ही क्यों चुना? तो पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों का था। दूसरा बात बोल रहे हैं कि पी प्लांट को हैंडलिंग करना आसान था, खेती करना उतना टफ नहीं था, बहुत ही आसान था। और तीसरा अगर बात बोले हम लोग कि पी प्लांट के पास अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर था। जब उसमें हम देख रहे थे फ्लावर कलर अलग प्रकार का था, जैसे वायलेट, व्हाइट, ठीक है। इसके बाद छोटू फ्लावर पोजीशन अलग था। किसी पौधे में फ्लावर ऊपर में टॉप पे होते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे छोटू? टर्मिनल। जो साइड पे होते थे उसको एक्सियल कहते थे। इसके अलावा पॉड अगर देख रहे थे, पॉड में कलर तो कुछ आपको ग्रीन कलर का मिल रहा था, कुछ येलो कलर का मिल रहा था। अगर हम लोग पॉड शेप देखेंगे तो कुछ फुल मिल रहा था, कुछ कंस्ट्रिक्टेड मिल रहा था। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेंडल जो है पी को ही क्यों चुना? तो पहला लाइन बोले कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत क्या होता है? कम दिनों का होता है। जो दूसरा लाइन हम लोग बात किए छोटू कि पी प्लांट को हैंडलिंग करना बहुत ही क्या था? आसान था। और तीसरा बात, पी प्लांट के पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मौजूद था। यानी पी प्लांट के पास अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता है। पी प्लांट के पास अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर पाया जाता है। यानी जैसे हम लोग बोले स्टेम हाइट एक प्रकार का कैरेक्टर है, फ्लावर कलर एक प्रकार का कैरेक्टर है, फ्लावर पोजीशन एक प्रकार का कैरेक्टर है, पॉड शेप एक प्रकार का कैरेक्टर है। इसके अलावा छोटू पॉड शेप हो गया, एक प्रकार का कैरेक्टर हो गया। फिर हम लोग सीड कलर एक प्रकार का कैरेक्टर है, सीड शेप एक प्रकार का कैरेक्टर है। तो हमने क्या बोला कि कई प्रकार का कैरेक्टर दिखता है मटर में, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। फिर अगला अगर लाइन बोले छोटू, पी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के अंदर फीमेल भी फ्लावर है और मेल फ्लावर भी है। यानी हम क्या बोले कि जो पी प्लांट है वो कैसा फ्लावर है छोटू? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? उसी पौधे के अंदर मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था। तो आप चाहें तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही चुना। छोटू क्या बोले? और लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि एक ही पौधे में बहुत सारा सीड पाया जाता है। यानी मटर के पौधों में बहुत सारा क्या मिलता है? सीड मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मेंडल ने पी को ही क्यों चुना, मतलब मटर के पौधे को क्यों चुना? तो बोल रहे पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों का होता है। फिर आपको बोले कि पी प्लांट को हैंडलिंग करना बहुत आसान था। फिर बोले छोटू कि पी प्लांट के पास अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर मौजूद था। पी प्लांट में सेल्फ और क्रॉस दोनों प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता था और एक पी प्लांट में कई सीड मिलते थे, इसलिए इन्होंने मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। एक अगला क्वेश्चन भी है जो आपसे कई बार बिहार बोर्ड पूछता है कि मेंडल इतना बड़ा काम करके चला गया लेकिन लोगों ने उस समय उसको क्यों तवज्जो नहीं दिया? उस समय लोगों ने उसकी तारीफ क्यों नहीं की? उस समय लोगों ने उसको वैल्यू क्यों नहीं दिया? तो छोटू बोल रहे हैं मेंडल काउज ऑफ मेंडेलियन वर्क रिमेन अननोटिस्ड।
मतलब क्या रीजन है कि मेंडल के वर्क को नोटिस नहीं किया गया, उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हिंदी में बोल रहे छोटू, मेंडल के कार्य को क्यों नहीं सराहा गया, क्यों नहीं उसको तवज्जो दिया गया, क्यों नहीं उस समय उसकी तारीफ की गई? तो छोटू इसका आंसर ये है, सबसे पहला बात, उस समय कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। आज कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि आप यहां पर बनाइए, सोशल मीडिया में डाल दीजिए, किसी भी दुनिया में, किसी भी कोने में दुनिया में लोग बैठ करके देख लेते हैं। तो उस समय का जो कम्युनिकेशन था अच्छा नहीं था, यानी छोटू उस समय का जो कम्युनिकेशन था इतना अच्छा नहीं था। दूसरा बात बोल रहे हैं कि मेंडल साहब ने बायोलॉजी के क्षेत्र में मैथ का इस्तेमाल किया। मेंडल साहब ने बायोलॉजी के क्षेत्र में मैथ का इस्तेमाल कर लिया, और उस समय लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि भाई तू बायोलॉजी पढ़ा रहा है कि मैथ पढ़ा रहा है। तो यानी छोटू पहला रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, और दूसरा रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंडल साहब ने बायोलॉजी में किसका इस्तेमाल कर लिया, मैथ का इस्तेमाल कर लिया, यानी a+b का होल स्क्वायर दिख रहा था। फिर तीसरा लाइन है छोटू कि मेंडल साहब के पास जीन का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। मेंडल साहब बता रहा था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ जाता है जिसके कारण मटर का पौधा मटर बनता है। क्या रीजन है कि लंबा पौधा और बौना पौधा को क्रॉस करवाने के बाद पौधा लंबा बन जाता है, F2 जनरेशन में लंबा और बौना दोनों आता है। यानी मेंडल साहब फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए जीन का कि जीन क्या चीज होता है। वास्तव में हम लोग क्रोमोजोम को तभी खोज नहीं कर पाए थे। क्रोमोजोम का डिस्कवर 1850 के बाद हुआ, और उस समय ये आपको पता, सॉरी, क्रोमोजोम का डिस्कवर 1950 के बाद हुआ, और ये मेंडल कब कर रहा है? 1863 में कर रहा है। तो मेंडल साहब जीन क्या चीज होता है उनका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। मेंडल साहब नहीं बता पाए कि क्या ऐसा चीज है, मतलब जीन क्या चीज है या फैक्टर क्या चीज है जिसके वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। यानी छोटू और एक बात आप याद रखिएगा, उस समय डार्विन का बोलबाला था, उस समय डार्विन का बोलबाला था जो मेंडल के कार्य को कोई वैल्यू नहीं दिया। मतलब उस समय साइंटिस्ट कम्युनिटी में डार्विन का बहुत ज्यादा बोलबाला था, यानी डार्विन का स्वर्णिम युग चल रहा था। जो डार्विन बोल दे साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको मान ले। और ये जो है उस समय मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट को लेकर के गया, डार्विन ने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके कार्य को, उनके वर्क को नोटिस नहीं किया गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग आपको बता रहे हैं कि मेंडल के कार्य को क्यों नहीं सराहा गया। तो आंसर है, उस समय का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, ठीक, आज की तरह नहीं था। मेंडल साहब ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर लिया। फिर बोल रहे हैं कि मेंडल साहब के पास जीन का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। मेंडल बता रहा था कि टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करवाए तो टॉल से कुछ आ रहा है जिसके कारण बच्चा टॉल हो रहा है, ड्वार्फ से भी कुछ आ रहा है जो आपस में मिक्स नहीं होता है, F2 जनरेशन में दोनों सेम टू सेम आ जा रहा है जिसके कारण बच्चा टॉल भी आ रहा है, ड्वार्फ भी आ रहा है। तो यानी जीन का कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल साहब नहीं दे पाया। और फिर अगला बात, उस समय डार्विन का स्वर्णिम युग था। बात समझ में आ रही है? क्या बोले छोटू, डार्विन का उस समय बोलबाला था जो मेंडल के कार्य को कोई वैल्यू नहीं दिया। फिर आपको आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटू, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट है। कौन सा टॉपिक है? मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो बोल रहे छोटू, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी पाइसम सेटाइवम का यूज किया, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया, और अगर 7 कैरेक्टर बोल रहे हैं तो कितना ट्रेट होगा? 14 ट्रेट होगा, या फिर 7 पेयर ट्रेट का अध्ययन किया। अब वो 7 पेयर ट्रेट कौन कौन है आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ गार्डन के, मतलब क्या बोल सकते हैं, पी के गार्डन में, जहां पी का खेत होता है, मटर को जहां खेती किया जाता है, वहां चलिए। वहां जाने के बाद आप अगर अपने दिल से पूछेंगे, या फिर आप अगर कभी गए हैं तो फिर आपको पता होगा, नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। तो अगर छोटू आप पी के खेत में, यानी मटर के खेत में जाएंगे तो आपको 2 प्रकार का मटर दिखेगा। अगर तने की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो तने की ऊंचाई के आधार पर 2 प्रकार का दिखेगा। एक आपको ऐसा दिखेगा जो लंबा होता है, और दूसरा जो दिखेगा वो नाटा होता है। तो बोल रहे छोटू, तने की ऊंचाई कैसा मिलेगा आपको? टॉल भी मिलेगा और ड्वार्फ मिलेगा, टॉल और ड्वार्फ मिलेगा। तो ज्यादातर टॉल था, इसलिए इसको हम लोग डोमिनेंट मान लेते हैं, और बहुत कम ड्वार्फ, मतलब बहुत कम ड्वार्फ था, इसलिए उसको हम लोग रिसेसिव मानते हैं। याद रखिएगा, हमेशा हम लोग नेमिंग डोमिनेंट के आधार पर करते हैं। अगर आपसे पूछे छोटू की मेंडल ने किस 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, मेंडल ने 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया, और पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया स्टेम हाइट। तो मेंडल ने देखा स्टेम के आधार पर मटर 2 प्रकार का दिख रहा था, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ दिख रहा था। दूसरा छोटू, फ्लावर कलर अगर बात करें तो फ्लावर कलर, कुछ फ्लावर उनको वायलेट दिख रहा था और कुछ व्हाइट दिख रहा था, लेकिन ज्यादातर वायलेट दिख रहा था, कम व्हाइट, इसलिए वायलेट को डोमिनेंट मान लिया गया और व्हाइट को रिसेसिव मान लिया गया। फिर छोटू उन्होंने फ्लावर पोजीशन देखा।
अगर फ्लावर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मटर में छोटू, अगर मटर के पौधे में यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल, और अगर ऊपर में हो तो इसको बोलते हैं टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं एक्जियल। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं छोटू कि ज्यादातर फ्लावर एक्जियल थे, इसलिए फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन में अगर बात करें तो ज्यादातर एक्जियल था, इसलिए एक्जियल को डोमिनेंट माना गया, और कम क्या था छोटू, टर्मिनल था, इसलिए इसको क्या मान लिया गया, रिसेसिव माना गया। हम आपको क्या बताए, मेंडल साहब ने मटर के खेतों में सबसे पहले एक कैरेक्टर का अध्ययन किया जो था स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट छोटू डोमिनेंट कौन था, टॉल, और रिसेसिव कौन था, ड्वार्फ था। फिर आपको बोले फ्लावर में दो कैरेक्टर का अध्ययन किया, एक कलर और दूसरा पोजीशन। तो फ्लावर कलर को देखें तो वायलेट और व्हाइट था, जबकि पोजीशन की बात करें जो साइड में था उसको एक्जियल कहते हैं, जो ऊपर में था उसको टर्मिनल कहते हैं। फिर उन्होंने पॉड के बारे में भी, पॉड के भी दो कैरेक्टर का अध्ययन किया, एक पॉड कलर देखा छोटू, एक पॉड शेप देखा। अगर कलर की बात करें, आप मार्केट से छिमी ले आते हैं और आप उसको छीलते हैं तो आप देखिएगा वो हरा होता है। तो पॉड कलर ज्यादातर डोमिनेंट में, अगर डोमिनेंट की बात करें तो वो ग्रीन था, और रिसेसिव की बात करें तो येलो था। यानी छोटू हम बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादातर पॉड ग्रीन कलर के थे और कुछ येलो कलर के थे। तो जो ग्रीन था उसको हमने डोमिनेंट माना, हमने नहीं, मेंडल साहब ने, और रिसेसिव किसको माना, येलो को माना। छोटू अगर पॉड शेप की बात करें, अगर पॉड को खोलिएगा तो उसके अंदर अगर 14-15 दाना भरा हुआ होगा तो वो पूरा एकदम फुल ऑन पैक होगा, और अगर छोटू उसके अंदर दाना 2-4 हो तो अंदर से खाली होगा। तो अगर फुल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल या इन्फ्लेटेड कहते हैं, और अगर उसको खाली हो तो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं। यानी छोटू पॉड जो है शेप के आधार पर भी दो प्रकार का, एक फुल या उसी को कहते हैं इन्फ्लेटेड, और दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड। फिर अगर हम लोग बात करें छोटू सीड, सीड में भी इन्होंने दो लिया, एक शेप लिया और दूसरा पोजीशन लिया। तो सीड अगर शेप देखेंगे छोटू, अगर दाना पूरा स्टार्च दाना के अंदर, यानी जो सीड है उसके अंदर अगर पूरा दाना भरा हुआ है तो उसको हम लोग राउंड कहते हैं, और अगर उसके अंदर पूरा दाना भरा हुआ नहीं है, पेचकन्ना है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हम लोग रिंकल कहते हैं, हिंदी में झुर्रीदार कहते हैं, राउंड को गोल कहते हैं। फिर बोले छोटू सीड कलर को भी देखा, तो सीड कलर अगर आपने छोला खाया है तो मार्केट से मटर खरीद लाया होगा, तो वो जो मटर है छोटू अगर उसका कलर देखिएगा तो येलो होता है, और कुछ अगर उसमें कोई बीमारी उमारी हो जाए, ठीक तरीके से प्रोटीन ना बन पाए तो वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन ही रह जाता है। तो यानी रिसेसिव में ग्रीन और डोमिनेंट में क्या बोल रहे हैं, येलो। फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं, आप कैसे याद रखेंगे, ये बात याद करना आपको कंपलसरी है। मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया, ध्यान दीजिएगा, मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया। पहला स्टेम हाइट, तो बोले छोटू स्टेम हाइट कौन सा था, टॉल और ड्वार्फ। दूसरा फ्लावर कलर, अगर फ्लावर कलर की बात करें तो ये इसका 2 प्रकार का ट्रेट होगा, कौन कौन छोटू, एक है वायलेट और दूसरा है व्हाइट, एक वायलेट और दूसरा व्हाइट फ्लावर कलर में। अगर छोटू फ्लावर पोजीशन की बात करें तो अगर साइड साइड में है तो एक्सियल, ऊपर में है तो टर्मिनल। फिर अगर हम लोग बात करें छोटू की पॉड के बारे में, पॉड में भी 2 कैरेक्टर है, एक का नाम पॉड कलर है और दूसरे का नाम पॉड शेप है। तो पॉड कलर की बात करें तो डोमिनेंट में कौन होगा, ग्रीन, रिसेसिव में कौन होगा, येलो। अगर पॉड शेप की बात करें छोटू, तो अगर दाना भरा हुआ है तो फुल या उसी को इन्फ्लेटेड कहते हैं, और अगर दाना भरा हुआ नहीं है तो उसको कंस्ट्रिक्टेड कहते हैं। फिर पॉड के बाद हम लोग 2 चीज पढ़े, 2 कैरेक्टर सीड का भी पढ़े। तो सीड में क्या पढ़े, एक शेप पढ़े और दूसरा छोटू कैरेक्टर पढ़े। तो एक शेप पढ़े और दूसरा कलर पढ़े। तो शेप में अगर बोले, शेप क्या छोटू, अगर शेप की बात करें, दाना अगर स्टार्च, दाना के अंदर अगर स्टार्च भरा हुआ है तो क्या बोलेंगे, राउंड, और अगर दाना भरा हुआ नहीं है उसके अंदर स्टार्च खाली है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंकल। वही जबकि हम लोग नेक्स्ट पढ़े सीड कलर, तो अगर आप मटर लेकर के आते हैं मार्केट से तो कलर कैसा होगा, तो येलो होगा, और रिसेसिव में क्या होगा छोटू, ग्रीन होगा। कुल मिलाकर 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला हाइट, दूसरा FPS, फ्लावर, पॉड और सीड। एफ में 2 चीज, कौन कौन छोटू, फ्लावर में 2 चीज, कलर और पोजीशन। पॉड में 2 चीज, कलर और शेप। सीड में 2 चीज, क्या क्या छोटू, कलर और शेप, कलर और शेप। कुल मिलाकर कितना कैरेक्टर का अध्ययन किया मेंडल साहब ने, 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया। कितना कैरेक्टर का अध्ययन किया, 7 कैरेक्टर का अध्ययन किया। छोटू आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जो मेंडल की क्रिया विधि थी, मेंडल कैसे पेरेंट को चुना, कैसे कौन सा स्टेप्स किया छोटू। आपको पता है कि जो मटर का पौधा है वो बाइसेक्सुअल है, तो सबसे पहले इन्होंने जनकों का चयन किया, यानी पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। और कैसा पेरेंट लिया, तो बोल रहे प्योर लाइन, यानी शुद्ध वंशक्रम, कैपिटल टी या तो फिर स्मॉल टी, प्योर लिया। छोटू आप प्योर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रिपीटेड क्रॉस करवा करके, आप बार बार रिपीटेड क्रॉस करवाइए, आपको प्योर मिल जाएगा। और वो प्योर मिल जाएगा छोटू। प्योर का पहचान ये है कि आप 2-3 जनरेशन क्रॉस करवाइएगा, अगर आपको
अगर आपको हेट्रोजाइगस नहीं मिल रहा है, यानी अगर आप टॉल को टॉल से करवा रहे हैं, बार बार आपको टॉल मिल रहा है, ड्वार्फ नहीं मिल रहा है, 4-5 जनरेशन से आपको केवल टॉल मिल रहा है, तो याद रखिएगा वो क्या हो गया होगा, प्योर हो गया होगा। तो मेंडल ने सबसे पहला बात, मेंडल की क्रियाविधि, तो मेंडल कैसे क्रियाविधि क्या छोटू, सबसे पहले पेरेंट्स को चुना। कैसा पेरेंट्स लिया, प्योर लाइन। कैसा पेरेंट्स, इन्होंने कितना पेरेंट्स लाया, कितना प्योर पेरेंट्स बनाया, तो 14 प्योर पेरेंट्स, यानी 14 शुद्ध वंशक्रम किस्मे का अध्ययन किया। किस्मे का मतलब छोटू ट्रेट, किस्मे का मतलब ट्रेट। तो पहला बात छोटू क्या किया इन्होंने, तो पेरेंट्स का सिलेक्शन किया। ठीक है, कौन सा पेरेंट लिया, होमोजाइगस, या उसी को हम कह सकते हैं प्योर लाइन। फिर बोल रहे छोटू इमेस्कुलेशन, पौधा बाइसेक्सुअल था ना, पौधा कैसा था, बाइसेक्सुअल। उसी पौधे में फीमेल भी था और उसी पौधे में मेल भी था। तो इन्होंने क्या किया, सारा मेल को काट के हटा दिया। कब, बर्ड स्टेज में। तो सारा मेल को काट के हटाना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन, यानी स्टेमेन को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन। अब दूसरा बात, इसको क्या कर दिया गया, प्लास्टिक से कवर कर दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग या बोरा वस्त्रीकरण। दिक्कत क्या है कि कोई अन्य पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी अन्य कीट के द्वारा तो आ सकता था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैगिंग कर दिया गया। बैगिंग किसको बोलते हैं, तो इमेस्कुलेटेड फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट को रिमूव कर दिए हैं, उसको पॉलीथीन से ढकना क्या कहलाता है, बैगिंग। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपना पॉलन ग्रेन लेकर के आएंगे, इसके ऊपर में डाल देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा, और सीड को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यानी आर्टिफिशियल जब पॉलिनेशन करवाएंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा छोटू, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो मेंडल साहब ने कैसे काम किया, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात क्या बोली छोटू, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। कैसा पेरेंट्स लिया, प्योर लाइन। दूसरा बात छोटू, ये क्या किया, इमेस्कुलेशन किया। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है कि मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। तीसरा बात बोल रहे हैं कि बैगिंग किया। कौन सा क्या, बैगिंग, यानी जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर था उसको कवर कर दिया ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाए। फिर चौथा बात बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, अपना मर्जी वाला अपना पॉलन ग्रेन, यानी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लाकर के उसके ऊपर में डाल दिया गया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोगों को सीड मिलेगा। नेक्स्ट, इनके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे हैं छोटू, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बात करने जा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सुनो छोटू, मोनो का मतलब आपको पता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है छोटू, वन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दूसरा नाम एक लक्षण की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में हम लोग एक संकर संकरण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए छोटू, एक संकर संकरण क्या है, ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो विभिन्न रूपों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, इसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। एक लक्षण में जो डिफरेंट ट्रेट है उसके बीच क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, तने की ऊंचाई, स्टेम हाइट करवा के दिखाते हैं छोटू, आप करके देखिएगा। एक पौधा लिया मेंडल साहब जिसका नाम टॉल था। क्या था छोटू, और क्रॉस करवाया, किससे क्रॉस करवाया, ड्वार्फ से। यानी प्योर टॉल लिए और प्योर ड्वार्फ लिए, यानी होमोजाइगस टॉल लिए छोटू, और होमोजाइगस क्या लिया था मेंडल साहब ने, ड्वार्फ लिया था। और इन दोनों को क्रॉस करवाया। बताइए, प्योर टॉल होगा तो कैपिटल कैपिटल टी, और ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। आप लोगों को गैमेट निकालने आता है, हम सिखाए पहले लेक्चर में। बताइए इसका गैमेट क्या होगा। देखिए, दो कैपिटल टी के बदले एक कैपिटल टी, दो स्मॉल टी के बदले एक स्मॉल टी। आपको बताए थे कि टाइप्स देखना, नंबर नहीं देखना है। अगर छोटू ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा तो बताइए क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा हो गया, इम्प्योर टॉल। ये कैसा हो गया, इम्प्योर टॉल। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड। कैसा टॉल है बताइए, हेट्रोजाइगस टॉल। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर टॉल। क्या मेंडल को ये दिखाई दे रहा था कि इम्प्योर है कि प्योर है? मेंडल को इस बात का आश्चर्य था कि टॉल को क्रॉस करवाए ड्वार्फ से, जो बच्चा बना वो क्या बन गया, टॉल बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं छोटू F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं बताइए, F1 जनरेशन। छोटू याद रखिए, इसको हम लोग टॉल और ड्वार्फ को क्या लिए थे, पेरेंट लिए थे, पेरेंट्स। इसको क्या बोलेंगे छोटू, जीनोटाइप। क्योंकि याद है ना, इसी स्मॉल टी की वजह से ये पौधा क्या बना था, नाटा बना था। ये क्या था छोटू, गैमिट। क्या था बताइए, गैमिट। हम क्या बोल रहे हैं कि मेंडल साहब ने
सबसे पहले एक कैरेक्टर में क्रॉस करवाया, एक कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाया। हम क्या लिए कैरेक्टर? स्टेम हाइट। एक पौधा लिए पियोडॉल, एक पौधा लिए पियोडॉर्फ। पियोटॉल पियोडॉर्फ दोनों को क्या करवा दिए? क्रॉस करवाए। तो कैसा मिला छोटू? टॉल मिला। इसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। मेंडल साहब यही नहीं रुका, सेल्फिंग करवाया। क्या करवाया? जब इनका सेल्फिंग करवाया तो क्या मिला देखिए, यानी कैपिटल टी को क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको पता है छोटू, एक बॉक्स बनाते हैं जिस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर। हालांकि हम लोग यहाँ फॉर्क लाइन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलते हैं छोटू इसको? पनेट स्क्वायर। देखिए यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी लिख दिए, इस वाले को यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी सेट कर दिए। और छोटू आपको बोले किसी एक को मेल मान लेना है, किसी एक को फीमेल मान लेना है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बॉक्स या चेकर बॉक्स भी कहते हैं या चेकर बोर्ड भी कहते हैं। सुनिए, कैपिटल टी अगर मिलेगा, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। बताइए ये पौधा कैसा बना छोटू? तो टॉल बना। ये पौधा कैसा बना? टॉल बना। ये पौधा कैसा बना? बताइए, टॉल बना। ये पौधा कैसा बना? तो सर ये ड्वार्फ बना। अब बोलना चाह रहे छोटू, अगर हम लोग पूछे F2 में, किसमें बात करें? F2 में फिनोटाइप कितना होगा छोटू? तो फिनोटाइप आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया कि जो दिखता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। देखिए कितना प्रकार का दिखता है? दो प्रकार का, टॉल और ड्वार्फ। तो फिनोटाइप हो गया दो, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ दिखता है। छोटू अगर आपसे कोई पूछे कि जीनोटाइप कितना प्रकार का, तो बहुत सिंपल बात आप बता सकते हैं कि सर जीनोटाइप कितना प्रकार? तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, यानी 3 प्रकार। अगर आपको कोई पूछे कि सर फिनोटिपिक रेशियो कितना प्रकार? 3 प्रकार। कैसे समझ में आ रहा है? कैपिटल टी एक प्रकार, और ये वाला देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक प्रकार 2, और ये वाला एक प्रकार 3। अगर आपसे कोई पूछे फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो देखो छोड़ो, 3 लंबा 1 बौना, तो 3:1। अगर आपसे कोई पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? F2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, 1:2:1। ये सब कौन सा जनरेशन है छोटू बताओ? F2 है। कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। क्या बोले? ध्यान दीजिएगा, अगर छोटू आपसे हम बोले कि F1 में बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि F1 में फिनोटाइप बताइए, तो छोटू एक ही प्रकार का मिल रहा था, टॉल। तो क्या हो जाएगा? 1। अगर आपसे जीनोटाइप पूछे F1 में, तो बताइए जीनोटाइप में कितना प्रकार होगा? एक प्रकार होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं छोटू, मेंडल साहब ने क्या क्या छोटू? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब एक कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस कराया। तो जब एक कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या किया? टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करवा दिया। टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस करवाया। अब बताइए छोटू कैपिटल टी है तो गैमेट कैसा होगा? कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी है तो गैमेट कैसा होगा? स्मॉल टी। अब बोलना चाह रहे हैं कि जो पहला जनरेशन का बच्चा दोनों गैमेट मिला तो कैसा बना? टॉल। लेकिन कैसा टॉल था? इम्प्योर। F1 जनरेशन बोलते हैं। तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप कितना प्रकार? 1। जीनोटाइप कितना प्रकार? 1। फिर आपको हम बोले छोटू इसी के बीच सेल्फिंग करवाया गया। जब सेल्फिंग करवाया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए इसका गैमेट कितना प्रकार का आएगा? 2। कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे भी गैमेट कितना प्रकार का आएगा? 2। छोटू आप फॉर्क लाइन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप पनेट स्क्वायर का भी सहारा ले सकते हैं। हमने क्या कहा? देखिए कैपिटल टी आपस में फ्यूज किया, क्या बना? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, देखिए कैपिटल टी इधर से, स्मॉल टी इधर से, टॉल। यहाँ देखिए कैपिटल टी ऊपर से, स्मॉल टी इधर से, और इधर से भी स्मॉल, इधर से भी स्मॉल, क्या बना? छोटी टी ड्वार्फ। तो अगर आपको बोले F2 में फिनोटाइप किसको कहते हैं? जो दिखता है। फिनोटाइप मतलब जो दिखता है। तो बताइए कितना प्रकार दिख रहा है F2 में? 2 प्रकार, टॉल और ड्वार्फ। तो 2 हो गया। जीनोटाइप कितना प्रकार छोटू? देखो कैपिटल टी एक प्रकार हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी एक प्रकार हुआ, और स्मॉल टी एक प्रकार हुआ। कुल मिलाकर जीनोटाइप कितना प्रकार हुआ? 3। अगर आपसे पूछे फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? 1:2:1। अब रहा सवाल, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद क्या सोचा? ऑब्जर्वेशन। क्या बात कर रहे छोटू लोग? ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने क्रॉस करवाने के बाद क्या सोचा, क्या ऑब्जर्व किया?
तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ऑब्जर्वेशन में, छोटू यहां से ध्यान देना, ये क्या बताया कि जो F1 जनरेशन का बच्चा है वो कंप्लीटली दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिलता है। F1 जनरेशन का जो बच्चा है दोनों में से कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से किसी एक पेरेंट से मिलता है। क्या इसको दिखाई दे रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी? नहीं, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ये टॉल था, और टॉल किससे मिल रहा था? दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिल रहा था। याद रखिए ये टॉल था। तो मेंडल ने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जो बच्चा प्राप्त होता है वो दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिलता है। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन में जो बच्चा होता है वो दोनों पेरेंट से मिलता है। किससे मिलता होता है? F2 जनरेशन में देखिए टॉल भी है, ड्वार्फ भी है। इन्होंने क्या कहा, F2 जनरेशन में जो बच्चा होता है वो दोनों पेरेंट से मिलता है। देखिए टॉल भी है और ड्वार्फ भी है F2 में। तो मेंडल साहब F1 जनरेशन के आधार पर क्या बोला कि F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिलता है, जबकि F2 जनरेशन जो था वो दोनों पेरेंट से मिलता है, लेकिन हाँ एक पेरेंट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा था, एक पेरेंट से ज्यादा मिलता था। यानी छोटे देखिए 3 टॉल था, एक ड्वार्फ था। अगर 400 पौधा था तो 300 लंबे थे और 100 बौने थे। तो यानी क्या बोला मेंडल, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या सुनिए, मेंडल साहब ने ऑब्जर्वेशन किया कि F1 जनरेशन यानी F1 जनरेशन का जो बच्चा है ये वाला दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिलता है। देखिए किसी एक पेरेंट से मिलता है, ये टॉल था और ये बच्चा भी क्या था, टॉल था। F2 जनरेशन में जो बच्चा है वो दोनों पेरेंट से मिलता है। क्यों? F2 जनरेशन में जो बच्चा था वो टॉल भी था, वो ड्वार्फ भी था, लेकिन F2 में वो बच्चा क्या था, ज्यादा था। F2 में एक पेरेंट्स के तरह बच्चा ज्यादा था। याद रखिए टॉल ज्यादा था। कौन ज्यादा था? ये ऑब्जर्वेशन। तो इसके आधार पर यही बात लिखा हुआ छोटू कि F1 जनरेशन पूरी तरह से किसी पेरेंट से मिलता है। इंग्लिश में लिखा हुआ कंप्लीटली रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से। अगर हम यहाँ एनी की जगह यहाँ एक और जोड़ दें, एनी वन ऑफ द पेरेंट, एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से मिलता है, किसी एक पेरेंट से मिलता है। दूसरा बात छोटू, F2 जनरेशन की बात करें तो बोथ टाइप ऑफ प्रोजेनी ऑब्जर्व, मतलब दोनों प्रकार के संतान को देखा गया, दोनों प्रकार के संतान को देखा गया। फिर अगर आगे बोले छोटू कि F2 में वन फिनोटाइप मोर इन नंबर, मतलब एक तरह का बच्चा ज्यादा था, एक प्रकार के फिनोटाइप संख्या में क्या था, अधिक था, जैसे 3 लंबा था 1 बौना था। तो ये इन्होंने क्या तर्क निकाला, इस पे क्या सोचा, और ये जो तर्क निकाला, कंक्लूजन निकाला, इन्फ्रेंस निकाला, यही बाद में कॉरेंट साहब ने उसको लॉ में बदल दिया। तो छोटू क्या बोल रहे हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाला, बाद में इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लॉ में। तो देखिए समथिंग बीइंग स्टेबल अनचेंज्ड पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, बोल रहे कुछ माँ बाप से बिना बदले बच्चों में आता है। क्या बताया छोटू कि कुछ बाप माँ से बिना बदले बच्चों में आता है। ये कौन बता रहा था, मेंडल साहब बता रहा है। क्या बता रहा है कि कुछ बाप माँ से बिना बदले बच्चों में आ रहा है। देखिए ना, बाप माँ से बिना बदले बच्चों में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए कैपिटल टी, यहां पर क्या था, कैपिटल टी। देखिए बिना बदले कहां आया, बच्चों में आया। यहाँ देखिए स्मॉल टी बिना बदले कहां आया, बच्चों में आया। फिर अगर आप यहाँ देखिएगा छोटू, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी बिना बदले, देखिए यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी। तो क्या कहा मेंडल साहब ने, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताया मेंडल कि कुछ आता है बिना बदले, कहां से छोटू, पेरेंट्स से बच्चों में आता है। हिंदी में लिखा हो कुछ पेरेंट्स से बिना बदले हुए संतान में आता है, और उस कुछ को क्या कहा मेंडल साहब ने, फैक्टर कहा। क्या बोला छोटू कि बाप माँ से बिना बदले फैक्टर आता है बच्चों में। कौन आता है, फैक्टर आता है। फिर बोलना चाह रहे छोटू, इन्होंने क्या, आज के समय में इस फैक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन। आज इस फैक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन। और आपको बताया जीन शब्द जो है कौन दिया, जॉनसन साहब दिया। छोटू फिर इन्होंने क्या बताया कि फैक्टर जोड़ों में होता है, फैक्टर्स पेयर में होता है। इसको ये बात कैसे पता चला, सुनिए कैसे पता चला। छोटू फर्स्ट जनरेशन में जो पहला बाप माँ लिया गया था, यानी शुरुआत में बाप माँ लिया गया था, कैपिटल टॉल और ड्वार्फ लिया गया था। टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस करवाया तो बच्चा टॉल आया था। फिर लेकिन जब F2 जनरेशन में गया तो टॉल को शादी करवाया था, बच्चा ड्वार्फ मिला था। तो इसके दिमाग में आया कुछ तो आया होगा इन दोनों टॉल से, कुछ तो आया होगा इन दोनों टॉल से, जिसके कारण F2 जनरेशन में बच्चा क्या आ जा रहा है, ड्वार्फ आ जा रहा है। फिर ये क्या दिमाग लगाया कि फैक्टर जोड़ों में होता है। फिर तीसरा बात बोला कि अगर फैक्टर जोड़ों में अगर छोटू सेम चीज ना हो, अलग चीज हो, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है कि अगर छोटू डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, क्या बोल रहे हैं, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, तो ओनली वन एक्सप्रेस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों एक्सप्रेस नहीं होता, उन दोनों में कोई एक एक्सप्रेस होता है। क्या बोला, इस बात को अगर आप सिंपल तरीके से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। सुनिए क्या बोला मेंडल साहब ने। मेंडल बोला कि पेरेंट्स से, कहां से छोटू,
पेरेंट से संतान में, पेरेंट से संतान में कुछ आता है। कैसे आता है? तो आपको बोल रहे हैं बिना बदले, बिना बदले। क्या बोले छोटू? पेरेंट से संतान में, पेरेंट से संतान में कुछ आता है। और वो कुछ क्या चीज है छोटू? कुछ को मेंडल साहब ने कहा, क्या कहा? फैक्टर। यानी मेंडल साहब ये कहना चाह रहा है कि पेरेंट से संतान में फैक्टर आता है जो बिना बदले आता है, अनचेंज आता है। फिर बोल रहा है छोटू कि ये जो फैक्टर होता है ये पेयर में होता है। फैक्टर किस में होता है? पेयर में होता है। जैसे आप याद करें फैक्टर पेयर में कैपिटल टी या कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। फैक्टर किस में होता है? पेयर में होता है। फिर बोला कि अगर डिसिमिलर पेयर है, क्या है बताइए? डिसिमिलर है तो जैसे मान लीजिए डिसिमिलर का मतलब क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो एक डोमिनेंट होता है, वन इज डोमिनेट। जैसे ये कैपिटल टी डोमिनेट है किस पर? स्मॉल टी पर। तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो मेंडल क्या कंक्लूजन निकाला? मेंडल साहब क्या कंक्लूजन निकाले? छोटू क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुनिए। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, आप ज्यादा टेंशन न लें। मेंडल साहब फिर से एक बार बोल रहे छोटू, ध्यान दीजिएगा कि F1 का जो बच्चा है वो कंप्लीटली दोनों में से किसी एक पेरेंट से मिलता है। फिर F2 का जो बच्चा है वो दोनों पेरेंट से मिलता है, दोनों पेरेंट से मिलता है, लेकिन एक पेरेंट से ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसी बात को इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि क्या रीजन है कि पहला जनरेशन का बच्चा सिर्फ टॉल था, दूसरा जनरेशन का बच्चा दोनों प्रकार से मिल रहा था। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या निकाला? उस बात को सोचा और कंक्लूजन निकाला। और जब कंक्लूजन निकाला तो वो क्या बताया? सुनिए छोटू, क्या कंक्लूजन निकाला? कि फैक्टर आता है, फैक्टर आता है बाप माँ से बिना बदले। कहां? बच्चों में। फैक्टर आता है बाप माँ से बच्चों में बिना बदले। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा? दूसरा बात छोटू क्या कहा? कि अगर फैक्टर जोड़ों के दो सदस्य अगर अलग अलग है तो एक दूसरे पर क्या होता? प्रभावी, जबकि दूसरा अप्रभावी होता है। और ये बताया कि फैक्टर हमेशा पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार 2-4 बार इस वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा। हम अपने तरफ से क्लियर हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। क्या बोले छोटू? एक बार फिर से हम लोग बात कर रहे हैं। मेंडल साहब एक कैरेक्टर के बीच क्रॉस करवाया, और जब क्रॉस करवाया तो कैसा क्रॉस? या तो प्योर टॉल लिया, प्योर डॉर्फ लिया, दोनों के बीच जब क्रॉस करवाए तो छोटू F1 जनरेशन का जो बच्चा मिला वो कंप्लीटली किससे मिल रहा था? किसी एक पेरेंट से मिल रहा था। F2 जनरेशन में बच्चा दोनों पेरेंट से मिलता था और एक तरह का बच्चा ज्यादा था। इसी बात पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसी बात पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला। छोटू क्या कंक्लूजन निकाला? पहला बात कि कुछ आता है बिना बदले बाप माँ से बच्चों में, और वो जो कुछ आता है उसको क्या कहा गया? फैक्टर कहा गया। क्या कहा गया? अगर छोटू बिना बदले नहीं गया होता, जैसे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल के बजाय वो इंटरमीडिएट बन गया होता, तो F2 जनरेशन में बच्चा नहीं मिला होता ड्वार्फ वाला। इसलिए ये कंक्लूजन दिमाग लगा लिया कि F1 जनरेशन से कुछ आया होगा, F1 जनरेशन में कुछ मिक्सिंग नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से जब F2 आया तो उधर से भी छोटी टी आ गया और इधर से भी छोटी टी, यानी पापा से भी छोटी टी और मम्मी से भी छोटी टी, और बच्चा क्या बन गया? ड्वार्फ बन गया। यानी छोटू सीधा सा सिंपल सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? बहुत सीधा सा दिमाग लगाया कि छोटू कि कुछ आता है बिना बदले बाप माँ से बच्चों में, और वो जो कुछ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कहते हैं। और दूसरा बात इन्होंने बताया कि फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। और तीसरा बात इन्होंने ये बताया छोटू कि अगर फैक्टर का जो सदस्य है, फैक्टर का जो सदस्य है अगर वो असमान है, डिसिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक दूसरे पर प्रभावी होता है जबकि दूसरा अप्रभावी होता है। तो आई होप आप लोगों को हमने इस बात को समझाने का पूरा प्रयास किया, और अगर आपको इस बातों में कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को 2-4 बार बार देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेंडल्स का जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इसके आधार पर लोगों ने या अन्य साइंटिस्ट ने क्या एक्सेप्शन निकाला। यानी हम लोग
एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स एक्सेप्शन, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे छोटू, फिर से अगले दिन के लिए जो मेरा टॉपिक है मेंडल्स एक्सेप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2-4 बार बार देखें और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगा। याद रखिए जेनेटिक्स बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको समझ में आता हो तो, इसलिए बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, तब जाकर के आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। आई होप ऑल द बेस्ट, थैंक यू।